अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिट बुक बाय अब्दुल्ला चौधरी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने आरसीएम के 3 से 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे, जिसमें एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, पेशेंट डेमोग्राफिक्स एंट्री एंड आईसीडी एंड सीपीटी कोडिंग वगैरह वगैरह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज एंट्री। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नोट पैड उठा लें, अपने नोट्स उठा लें और चीज़ें राइट डाउन करना शुरू कर दें, ताकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको कुछ भूले ना, और अगर कुछ भूल भी जाए तो आप नोट्स दे के प्रिपेयर कर लें। तो चार्ज एंट्री बेसिकली है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेडिकल बिलिंग के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, चार्ज एंट्री अपना जो नेम है उससे रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्ज की एंट्री। चार्ज मींस कि अब जो डॉक्टर ने प्रोसीजर परफॉर्म किया है उसको हमने कोड्स के अंदर उतार लिया, उसके ऊपर कोडिंग कर ली, लेकिन अब हर उस कोड का जो स्पेसिफिक प्राइस है, जो सीएमएस ने, एनसीसीआई ने, या जो भी वहाँ पे प्राइसिंग को हैंडल कर रहा है मेडिकल बिलिंग के अंदर प्रोसीजर्स के, उस चार्ज को हमने कोड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बगैर टाइम ज़ाया किए अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चार्ज एंट्री है क्या, इसके ब्रेकडाउन्स क्या क्या हैं, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है प्रोसीजर कोड्स के ऊपर, क्या अमाउंट होती है, अमाउंट किसके अकॉर्डिंग होती है, इसके अंदर एरर्स क्या क्या आ सकते हैं, और चार्ज एंट्री गलत होने की वजह से डॉक्टर को या प्रोवाइडर या पेशेंट को नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ज एंट्री की डेफिनेशन की तरफ। चार्ज एंट्री बेसिकली है क्या? अब पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है, वो अपना कोई भी प्रोसीजर करवाता है, तो हमें पता है कि डॉक्टर को वो पैसे नहीं देता, वो अपनी फीस पे नहीं करता, उसका क्लेम जाता है इंश्योरेंस के पास। क्लेम इंश्योरेंस के पास किस साइकिल में जाता है, उसकी एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन होती है, इंश्योरेंस फाइंड आउट होती है, उसकी डेमोग्राफिक्स एंट्री होती है, फिर जो डॉक्टर प्रोसीजर परफॉर्म करता है उसकी कोडिंग होती है, उसको आईसीडी एंड सीपीटी कोड्स में उतारा जाता है। उसके बाद हर एक स्पेसिफिक सीपीटी कोड और आईसीडी कोड का एक रेट होता है, जो कि हमने क्लेम फॉर्म में, जिसको हम हिक्फा फॉर्म कहते हैं, उसके अंदर हर सीपीटी कोड के आगे उसका स्पेसिफिक जो उसका चार्ज अमाउंट, मींस अगर एक कोड है 99213, वो $330 का है, तो उसको कोड के लिखने के बाद सामने उसके स्पेसिफिक अमाउंट के, ये $330 का कोड है और हम इंश्योरेंस से $330 क्लेम कर रहे हैं कि हमें ये पे किया जाए, हमने पेशेंट को सर्विस परफॉर्म की है। ये जो प्रोसीजर होता है ये चार्ज एंट्री कहलाता है। और ये स्टेप कब आता है? कोडिंग के बाद। कोडिंग के बाद क्यों आता है? जब प्रोसीजर को डिफाइन कर दिया जाएगा, आईसीडी या डायग्नोसिस, साइंस एंड सिम्टम्स, पेशेंट की कंडीशन, जब उसको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि इस बीमारी, इस इलाज का ये एक सीपीटी कोड है, फिर उस कोड के अकॉर्डिंग ही रेट तय होगा, या जो ऑलरेडी तयशुदा रेट है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये इसीलिए कोडिंग के बाद आता है। तो इसको हमने कोडिंग के अंदर मिक्स नहीं करना। कोडिंग एक डिफरेंट चीज़ है, चार्ज एंट्री एक डिफरेंट चीज़ है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डायग्नोसिस कोड, जिसको हम आईसीडी भी कहते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। उसके बाद सीपीटी कोड, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी, जो कि प्रोसीजर परफॉर्म किया होता है डॉक्टर ने, वो होता है। उसके बाद उनके यूनिट्स, कितने यूनिट्स मतलब डॉक्टर ने परफॉर्म किए हैं। अगर तो एक इंजेक्शन लगा है या डॉक्टर ने एक ही दफ़ा पेशेंट को ट्रीट किया है तो उसका 1 यूनिट कंसीडर होगा। अगर 2 दफ़ा परफॉर्म किया है, 2 दफ़ा उसने सर्विस दी है पेशेंट को, वो 2 कंसीडर होंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर डॉक्टर ने पेशेंट के ऊपर एक सर्जरी परफॉर्म की है, मींस लेफ्ट हैंड पे सर्जरी परफॉर्म की है, और वो सेम सर्जरी परफॉर्म कर रहा है उसके बाजू पे या किसी और जगह पे, तो वो उसके यूनिट क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और उसका जो रीजन है वो हम मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर देंगे। अब चार्ज एंट्री के अंदर सिंपली जो कोडिंग टीम है हमारी, वो सीपीटी लिखेगी, और जो उसके आगे जाके यूनिट डाल के उसकी अमाउंट को, अगर 2 यूनिट है 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देगी, अगर 1 यूनिट है 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देगी। यूनिट्स डिफाइन होने के बाद उसके साथ अगर कोई मॉडिफायर लगना है तो वो आ जाएगा। मॉडिफायर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको समझ आ जाए मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होते हैं। तो फिलहाल के लिए बस आप अपना जहन में रख लें कि चार्ज एंट्री के बाद जब हमने उसके ऊपर चार्ज इंटर कर दिया है, उसके बाद उसके साथ मॉडिफायर लगाना ज़रूरी है, अगर उसके लिए मॉडिफायर एक एप्लीकेबल है, एलिजिबल है या फिर रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने ऑथोराइजेशन भी देखनी होती है। ऑथोराइजेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी एक इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। तब तक के लिए आप बस इतना याद रखें, ऑथोराइजेशन ऐसा एक चीज़ है कि अगर डॉक्टर एक सर्जरी परफॉर्म करने लगा है, डॉक्टर को पता है ये सर्जरी एक्सपेंसिव है, पेशेंट को भी पता है और इंश्योरेंस को भी पता है, तो डॉक्टर इंश्योरेंस क्या कहती है कि अगर आप ये सर्जरी परफॉर्म करोगे, आपने ये सर्जरी परफॉर्म करने से पहले ऑथोराइजेशन लेनी है। ऑथोराइजेशन मतलब परमिशन लेनी है इंश्योरेंस से। तो
कोई भी ऐसी सर्जरी जिसकी चार्ज अमाउंट ज़्यादा हो या जिसके लिए स्पेसिफिकली इंश्योरेंस ने कहा हो कि इसके लिए ऑथराइजेशन ज़रूरी है, वो परफॉर्म करने से पहले जो टीम होती है इंश्योरेंस से ऑथराइजेशन लेती है उसकी। इंश्योरेंस को कॉल करके पूछते हैं, पेशेंट हमारे पास आया है, उसके ये डायग्नोसिस कोड्स हैं, इसके ऊपर ये सर्जरी परफॉर्म होगी, आप हमें ऑथराइजेशन दें, आया हम इसको ट्रीट करें कि ना करें। इंश्योरेंस एक ऑथराइजेशन नंबर जनरेट करेगी और वो आपको दे देगी, वो हमारा ऑथराइजेशन नंबर होगा। तो अब हिक्फा के अंदर चार्ज एंट्री के साथ साथ ऑथराइजेशन नंबर इंटर करना भी ज़रूरी है, अगर वो कोड या अगर उस प्रोसीजर के लिए ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है। उसके अलावा जो बाकी डिटेल्स हैं, प्रोवाइडर डिटेल्स होंगी, पेशेंट डिटेल्स होंगी, डेमोग्राफिक्स हो गए, ये तो ज़रूरी है ना, इसके बगैर तो क्लेम पे नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि वाई द एक्यूरेसी ऑफ चार्ज एंट्री इज नेसेसरी। चार्ज एंट्री तो कर दी हमने, उसकी एक्यूरेसी नेसेसरी क्यों है? मीन्स कि अगर एक CPT 99213 है, उसकी चार्ज अमाउंट $330 है, अगर हम उसकी जगह पे 2000 बिल करें, 2500 बिल करें, 3000 बिल करें, तो उसका क्या नुकसान होगा हमें? जो करेक्ट चार्ज एंट्री है वो नेसेसरी क्यों है? अब इसके अंदर जो सबसे पहला जो कंसर्न आ जाता है कि नेसेसरी क्यों है, ये नेसेसरी इसलिए है कि अगर हम सही चार्ज इंटर करके भेजेंगे इंश्योरेंस के पास क्लेम, तो इंश्योरेंस इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। इंश्योरेंस को पता होगा कि इन्होंने चार्ज सही इसके ऊपर एंटर किया है, वो अपनी अलाउड अमाउंट के अकॉर्डिंग पेमेंट कर देगी। उसके बाद आता है कि हमारे जो डिनाइल्स रेट होता है वो कम हो जाता है अगर हम चार्ज एंट्री अपनी सही करेंगे। अगर हम पहले इंश्योरेंस को कह रहे हैं कि इतना हमने पेशेंट को सर्विस परफॉर्म किया है, हमें इसके अकॉर्डिंग इतने पैसे चाहिए, अगर हम ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहे तो इंश्योरेंस स्मूथली वो क्लेम पे कर देती है, तो उसकी डिनाइल रेशो जो है वो कम हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये ट्रस्ट बिल्ड होता है, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान। अगर हम सही चार्ज इंटर करके इंश्योरेंस को बिल कर रहे हैं या पेशेंट को बिल कर रहे हैं, तो पेशेंट डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करेगा कि यार ये डॉक्टर सही है, ये ओवर पेमेंट नहीं मांगता, ये ज़्यादा चार्ज अमाउंट नहीं मांगता। अगर एक इसने प्रोसीजर परफॉर्म किया है तो उसके हक हलाल के जो इतने पैसे बनते हैं वो उतने ही मांगता है। सबसे पहले हम हिक्फा फॉर्म रिव्यू करते हैं, हिक्फा फॉर्म देखते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर पेशेंट के डेमोग्राफिक्स ऐड करते हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका जिप कोड, उसका जेंडर, उसकी एज, उसका रिलेशनशिप टू सब्सक्राइबर वगैरह, ये डेमोग्राफिक्स ऐड करने के बाद हम उसकी इंश्योरेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करते हैं। ये हमारा जो हिक्फा होता है, इसके अंदर जो कोड्स होते हैं वो हिक्फा के बिल्कुल दरमियान में होते हैं। ऊपर उसकी इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन, उसके डेमोग्राफिक्स आ जाते हैं। तो हमने इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, डेमोग्राफिक्स ऐड कर दी है। उसके बाद बारी आती है ICD कोड्स की। ICD कोड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्यों ज़रूरी है सही पुट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारी डिनाइल्स रेशो कम है, उनका जो कम्बिनेशन है CPT के साथ वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। ICD कोड्स ऐड करने के बाद बारी आती है CPT कोड्स की। ICD कोड्स हमने एक्यूरेटली ऐड कर दिए, CPT कोड्स हमने एक्यूरेटली ऐड कर दिए। CPT कोड्स ऐड करने के बाद हमने उसके यूनिट देखने हैं। यूनिट जो मैंने आपको बता दिए कि कितनी दफ़ा प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, उसकी क्वांटिटी क्या है। सिंपली जो यूनिट्स है उसकी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे हम kg लेते हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg, इसी तरह 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। उसके यूनिट ऐड करने के बाद फिर हम उसकी जो स्पेसिफिक अमाउंट होती है, अगर 2 यूनिट है तो उसकी एक्चुअल अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई करके इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो उसकी उस CPT की चार्ज एंट्री हो जाएगी। अब उसका जो अलाउड अमाउंट है या जो गवर्नमेंट ने उसका एक सरकारी रेट तय किया है, वो इम्प्लीमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि इसके साथ कोई मॉडिफायर वगैरह तो रिक्वायर्ड नहीं है। मॉडिफायर के रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। मॉडिफायर बेसिकली होता है कि अगर 2 प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं अलग अलग, मीन्स पेशेंट को बुखार भी था और साथ फ्लू भी था, बुखार का ट्रीटमेंट भी दिया है और फ्लू का ट्रीटमेंट भी दिया है, तो अगर दोनों प्रोसीजर हम डॉक्टर को बिल कर रहे हैं, एक CPT के साथ मॉडिफायर लगाएंगे, वो इसलिए ताकि वो उस दूसरे CPT के साथ बंडल ना करे। बंडल मीन्स इंश्योरेंस ये ना समझे कि ये दोनों जो CPT परफॉर्म किए हैं इसने अलग अलग, ये एक CPT के अंदर मीन्स एक प्रोसीजर के अंदर ये दोनों चीज़ें कवर हो सकती हैं, तो उसको अनबंडल करने के लिए हम मॉडिफायर लगाते हैं साथ। ये चीज़ें ऐड करने के बाद उसके अंदर ऐड की जाती हैं प्रोवाइडर की डिटेल्स। जो हमारा बिलिंग प्रोवाइडर है, मतलब जिसका पूरा हॉस्पिटल है, उसकी डिटेल्स। उसके बाद जो रेंडिंग प्रोवाइडर है, रेंडिंग मीन्स जो उस पेशेंट को स्पेसिफिकली सर्विस परफॉर्म कर रहा है, सर्विस दे रहा है। अब जैसे कोई भी बड़ा हॉस्पिटल, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल ले लें, वो एक पूरा बड़ा हॉस्पिटल है, जो उसके मालकान हैं, जो उसके ओनर हैं, एक बॉक्स में उनकी डिटेल्स आएगी और दूसरी तरफ जो स्पेसिफिक डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, उसको सर्विस परफॉर्म कर रहा है, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद एक स्टेप होता है उसको क्रॉस वेरीफाई करना। मीन्स सारा कुछ ऐड हो गया, उसके बाद एक दफ़ा हम उस हिक्फा फॉर्म को या सुपर बिल को रिव्यू करेंगे कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। रिव्यू करने के बाद
अगर तो वो हमारा बिल्कुल ओके है, तो फिर हम उसको क्लेम सबमिशन डिपार्टमेंट को सेंड कर देंगे कि हमने चार्ज एंट्री कर दी है बिल्कुल एक्यूरेटली, आप काइंडली इसको इंश्योरेंस को सबमिट कर दें। अब इसके अंदर कॉमन एरर्स या कॉमन गलतियाँ क्या-क्या हो सकती हैं? सबसे पहले हमने पेशेंट के डेमोग्राफिक्स ऐड किए थे। वो डेमोग्राफिक्स भी रिव्यू करे, इंश्योरेंस भी उसकी देखे कि सारा कुछ सही ऐड हुआ है। अगर डेमोग्राफिक्स सही ऐड नहीं हुए तो वो क्लेम भी हमारा डिनाई हो जाएगा। वो चीज़ें देखने के बाद अब बारी आती है कि जो डॉक्टर की हमने इन्फॉर्मेशन पुट की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मीन्स अगर पेशेंट आया है हमारे पास लंग्स का, उसके ऊपर हम डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट की, तो वो हमारा क्लेम भी डिनाई हो जाएगा कि डॉक्टर तो न्यूरोलॉजिस्ट है, आप वो लंग्स की कैसे सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी वो कैसे पेशेंट को ट्रीट कर रहा है जो लंग्स की बीमारी के साथ आया है। उसके बाद हमारी बारी आती है कि कहीं हमारे यूनिट्स तो ऊपर नीचे नहीं है। अगर यूनिट्स के अंदर हमारा कोई एरर है तो वो क्लेम भी हमारा डिनाई हो जाएगा। या इंश्योरेंस स्पेसिफिक जितने वो अलाउ कर रही है यूनिट उतने पे कर देगी, बाकी वो डिनाई कर देगी। उसके अलावा अगर कोई हमारा सीपीटी कोड या आईसीडी कोड सीरियस से ही गलत है तो वो हमारा क्लेम भी डिनाई हो जाएगा। ये सारे कॉमन एरर हैं जो कि किसी भी क्लेम में हो सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्लेम डिनाई होंगे, रेवेन्यू कम जनरेट होगा, ज़्यादा क्लेम डिनाई होंगे, पैसे डॉक्टर के अकाउंट में कम आएंगे, तो बिलिंग कंपनी का जो इम्पैक्ट है वो डॉक्टर के ऊपर गलत जाएगा कि मेरा रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है या डिनाइल ज़्यादा आ रहे हैं, क्लेम पे कम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्यूरेट होना ज़रूरी हैं, इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन और सब कुछ परफेक्ट होना ज़रूरी है। और ये मुश्किल नहीं है, ये हो जाता है जब इंसान प्रैक्टिस करता है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि फॉर्म देखते ही समझ आ जाती है कि इसके अंदर कहाँ पे एरर हो सकता है। अब इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए कुछ डॉक्टर्स तो क्या करते हैं कि एआई का जैसे दौर है आज, उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो हमें जो एरर्स हैं वो फाइंड आउट करके दे देते हैं कि इस जगह पे आपका ये एरर है, या यहाँ पे पेशेंट का नाम गलत है, इसके स्पेलिंग्स ये होने चाहिए, इंश्योरेंस के रेकर्ड्स में ये उसके स्पेलिंग्स हैं, आपने गलत पुट किए हैं तो इसको आप काइंडली करेक्ट कर लें। तो ये एडवांस लेवल जो टेक्नोलॉजी है उस कुछ डॉक्टर्स के पास होते हैं, जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं। कुछ छोटे डॉक्टर्स होते हैं वो एआई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें मैनुअली क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो भी बंदा चार्ज एंट्री कर रहा है, जो उसका एक्सपर्ट है, उसको जो करंट रेट्स चल रहे हैं सीपीटी कोड्स के, आईसीटी कोड्स के, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसे वो रेट्स नहीं पता होंगे वो करेक्ट जो है चार्ज इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं सकता। अब अगर इसके अंदर हम ज़्यादा बिल भी अगर क्लेम पे लगा के भेजें, एक सीपीटी अगर 330 का है, अगर हम उसको 1500 बना के भेजें तो इंश्योरेंस पे तो कर देगी। इंश्योरेंस अपनी अलाउड अमाउंट के अकॉर्डिंग $100 $150 पे तो कर देगी, लेकिन उससे क्या होगा कि इम्पैक्ट गलत पड़ेगा इंश्योरेंस के ऊपर। मे भी इंश्योरेंस डिनाई भी कर दे, वो कहे कि आप मोर देन अलाउड आप जो चार्ज अमाउंट है वो बिल कर रहे हो। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट होता है डॉक्टर का इंश्योरेंस के साथ, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं कि हम इस सीपीटी के अगेंस्ट इतना पे करेंगे आपको। नो डाउट मेडिकल बिलिंग के अंदर कोई भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, अगर वो अपना काम एक्यूरेट कर रहा है, फुल एक्यूरेटली वो अपना काम कर रहा है, मींस के एरर रेशो जो है या एरर का जो फिगर है वो बहुत कम है, तो क्लेम्स हमारे डिनाई नहीं होते। जो बेसिक रीजंस होती हैं क्लेम डिनाई होने की वो यही होती है एलिजिबिलिटी गलतियाँ, डेमोग्राफिक्स की गलतियाँ। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ही बिलिंग टीम बैठी होती है। डॉक्टर अपना काम इसीलिए बिलिंग टीम को देता है या किसी भी कंपनी को हायर करता है ताकि ये सारी चीज़ें एक्यूरेटली मैनेज होती रहें, टाइमली मैनेज होती रहें, क्लेम डिनाई ना हो। क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती की वजह से भी क्लेम डिनाई हो गया ना, तो उसको फिर 4 से 5 हफ्ते लग जाते हैं दोबारा प्रोसेस होने में और पे होने में। तो इससे टाइम और पैसा दोनों ही ज़ाया होता है। तो डॉक्टर यही चाहता है कि जो मेरी टीम है वो 100% काम दे मुझे। 100% तो कोई भी कंपनी या कोई भी बंदा काम नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि मैक्सिमम जो रीइंबर्स करवा के दे सकता है डॉक्टर को, वही डॉक्टर की टॉप प्रायोरिटी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। आज हमने डिस्कस किया था चार्ज एंट्री, और चार्ज एंट्री बेसिकली क्या होता है मैं आपको एक इसका कंक्लूजन दे देता हूँ। सीपीटी या कोई भी प्रोसीजर अगर परफॉर्म हुआ है, उसका जो एक्चुअल रेट है जो गवर्नमेंट ने तय किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने इंश्योरेंस को जो बिल भेजना है, मीन्स हर सीपीटी के ऊपर उसका जो रेट है वो इम्प्लीमेंट करना बेसिकली चार्ज एंट्री होती है। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हमने कीप इन व्यू रखनी होती हैं कि एरर ना आए कहीं पे और हमारा क्लेम स्मूथली प्रोसेस हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे क्लेम सबमिशन। क्लेम सबमिशन क्या होती है, कैसे क्लेम सबमिशन करते हैं, और अगर क्लेम इंश्योरेंस के पास नोट ऑन फाइल है उसको हम कैसे ऑन फाइल करवाते हैं, इंश्योरेंस से रीइंबर्स कैसे करवाते हैं। तो वो लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।